रेजोनेंस। वो पेड़ पे देखा होगा, झूला बांधते हैं लोग और झुलाया जाता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो जब झूला वापस आ रहा होगा तो तुम ऐसे हाथ से मारते हो, ठीक है। तो वहां पर क्या देखते हैं हम लोग कि अगर मान लो झूला एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा होगा और ड्यू टू एयर ड्रैग स्पीड कम होती है और झूला क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन तुम चाहते हो झूला रुके मत और चाहते हो मैक्सिमम दूरी तक जाए, तो तुम ऐसे करके पहले पीछे ले जाते हो फिर ऐसे मारते हो कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे खड़े रहो तो आया तो ऐसे मार देते हो तुरंत, तो मुंह पे लगेगा तुम्हारे, झटका लगेगा, वो भी गिर सकता है। तो तुम क्या करते हो, झूला ऐसे आता तो ऐसे हाथ को पीछे लेके जाते हो फिर ऐसे मारते हो कि नहीं। वो काम तुम क्या कर रहे हो, तुम उसकी फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करा रहे हो कि नहीं। क्योंकि जब तक सोर्स की फ्रीक्वेंसी से, जो सोर्स जो भी घूम रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, मैं जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी लगा रहा हूं, जब तक मैच नहीं होगा तब तक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं पहुंचने वाला है। ऐसा नहीं है झूला आया तुम ऐसे खड़े ऐसे ऐसे करके मारते रहोगे, तुम्हारे हाथ पे चोट लगेगा। तो सब लोग क्या करते हैं, झूला झुलाए हैं तो ऐसे आता है झूला, ऐसे लेके पीछे जाते हैं फिर ऐसे करके मारते हैं तो वो और ज्यादा ऊपर तक जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर कोई बॉडी हमारी ऑसिलेट कर रही है, कोई बॉडी हमारी ऑसिलेट कर रही है, तो ऑसिलेट करेगा तो अपनी फ्रीक्वेंसी होगा कि नहीं उसके पास। अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रहा है तो उसके पास अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, और उस फ्रीक्वेंसी को मैं एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दे करके अगर मैच करवा दूं दोनों की फ्रीक्वेंसी को, उस समय जो कंडीशन अचीव होता है उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस बोला जाता है। तो रेजोनेंस का सिंपल सा मतलब याद रखो कि झूले के केस में हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए था, सबसे ऊंचाई तक जाए। सर्किट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका क्या काम है, झुलाऊंगा कैपेसिटर को लेकर के, इंडक्टर को लेकर झुलाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा मेन एम क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा मेन एम क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम क्या चाहते हैं, करंट ज्यादा से ज्यादा जाए, करंट ज्यादा से ज्यादा जाए, यही हम चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम ये चाहते हैं करंट मैक्सिमम फ्लो करे, जैसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड झूलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। और हमें पता है कि सर एक एलसीआर सर्किट में, एक एलसीआर सर्किट में नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जेड होती है कि नहीं। और जेड की वैल्यू क्या होती है न्यूमेरिकली, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ये होता है कि नहीं। सर अगर मुझे जेड को मिनिमम करना है, तुम आर के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो बालक, वायर है। अगर कोई भी डिवाइस यूज किया उसमें रेजिस्टेंस तो होगा, उसके साथ तुम छेड़खानी नहीं कर सकते हो। सर मैं किसी तरीके से एक्सल और एक्सी को अगर इक्वल कर दूं तो ये क्वांटिटी पूरी गायब हो जाएगी, और ये क्वांटिटी अगर गायब हो गई तो सिर्फ यही बचेगा। तो मतलब क्या हुआ, जेड मिनिमम करने के लिए, जेड मिनिमम करने के लिए सर हमें एक्सल बराबर में एक्सी करना पड़ेगा कि नहीं। एक्सल को एक्सी के बराबर दिखा दीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम है और एक सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया गया है। दोनों क्वांटिटी सेम होने की वजह से जब घटेंगी, जीरो का स्क्वायर गायब हो जाएगा कि नहीं, ये क्वांटिटी गायब हो जाएगी। और हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम रेजिस्टेंस या मिनिमम इंपीडेंस मिल जाएगा। इस केस में जेड मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ आर के बराबर। और ये सर्किट पूरा कैसा बिहेव करने लगेगा कि जैसे वहां पे सिर्फ रजिस्टर यूज किया गया है, जैसे सिर्फ रजिस्टर यूज किया गया, लेकिन यूज ये दोनों किया हम लोग। अब इसी का बेस्ट एग्जांपल, तुम्हारे पंखे में कैपेसिटर लगाया गया होता है सफेद वाला पार्ट, अगर वो कैपेसिटर खराब हो जाए, सपोज करो वो खराब हो चुका है, नॉट वर्किंग, तो एक्सी कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। एक्सी गायब हो चुका है वहां से, एक्सी जीरो हो जाएगा कि ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, खराब हो चुका है ना, मान लो हटा दिया मैंने, उसको मैंने हटा ही दिया, एक्सी हट चुका है, क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बचा। क्या वैल्यू बढ़ गई कि नहीं, जेड की वैल्यू में एक्सएल स्क्वायर आ गया है, वैल्यू बढ़ी हुई आई है। लेकिन जैसे ही तुम कैपेसिटर लगाते हो, और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी भी रेंज का कैपेसिटर लाके लगा दूंगा, पंखे में जो कैपेसिटर लगता है वो एक स्पेसिफिक रेंज का होता है, कोई भी तुम कैपेसिटर यूज नहीं कर सकते हो। सही है ना, हर डिवाइस में कैपेसिटर यूज करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि इन्वर्टर का कैपेसिटर ला करके मैं पंखे में लगा दूंगा, क्योंकि उसका रेंज मैच नहीं करेगा। हम लोग इस तरीके से कैपेसिटर को यहाँ लगाते हैं ताकि ये वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और जैसे ये मिनिमम होगा, जेड मिनिमम हो गया, जेड मिनिमम हुआ, करंट ज्यादा आएगा और पंखा क्या होगा, बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलेगा पंखा फिर।
हरी बात समझ में। हम एक्सी ऐसे रखते हैं कि वो एक्सल को मैच कर जाए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैच कर जाए। अगर वो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर भी मिनिमम होगा। यही बात समझ में आ रही है। इसीलिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है। अगर कैपेसिटर नहीं होगा तो एक्सल स्क्वायर आएगा वहां पे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अगर कहीं पर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को चलने में कठिनाई होगी। रास्ता खराब है, चलने में कठिनाई होगी, और चलने में कठिनाई हो रही है मतलब फ्रिक्शन वहां पर आएगा। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा, जिस भी मेटल में हीट जनरेट हो रहा है अगर उसकी कैपेसिटी है हीट को रोकने की, तब तो ठीक है। अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया तो वायर मेल्ट करेगा, चिपक जाएगा, वही शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हीट जब जनरेट ज्यादा होने लगता है, डिसिपेशन नहीं होता है, वही वायर चिपकता है, तो क्या बनता है, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सारी की सारी बिजली गायब। दो वायर्स आपस में चिपक जाते हैं मेल्ट होकर के। ठीक। तो यहां तो ये बात समझ में आई। एक्सल को हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला ओमेगा एल लिखा जाता है कि नहीं। और एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L/C होगा। ये हमारा कंडीशन होता है रेजोनेंस का। या मैं बोलूं ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC लिख सकता हूं कि नहीं। ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, इसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। बट याद रखना इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। दोनों को ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखता है, एफ को भी लिखता है, कई बार बोर्ड में ये देखा गया है, एफ को भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखता है, ओमेगा को भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखता है। तो यूनिट देख लेना, यूनिट क्या दिया गया, अगर रेडियन पर सेकेंड दिया गया होगा तो ओमेगा की बात कर रहा है। और ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2π/f लिख सकता हूं, 1/√LC। तो यहां से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1/2π√LC। ये भी हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखता है, बट इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। तो आंख फाड़ फाड़ के बाबू यूनिट जरूर देख लेना कि किस यूनिट में ये बात कर रहा है। रेजोनेंस का मतलब समझ में आया। रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी बॉडी अगर ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि ओमेगा आया इसका मतलब यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा होगा, ऑसिलेशन हो रहा होगा। अगर मैं ऑसिलेशन के दौरान पे, हर बॉडी का अपना एक ऑसिलेशन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करने की। मैं रेगुलेटर से क्या करता हूं, उसकी फ्रीक्वेंसी को सोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कराता हूं। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, जो बॉडी रोटेट कर रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सोर्स फ्रीक्वेंसी है, उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी अपनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये 1 नंबर पे पंखा चल सकता है, अपनी फ्रीक्वेंसी उसकी, 2 पे भी चल सकता है, 3 पे चल सकता है, 4 पे। मैं रेगुलेटर से क्या करता हूं, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को मैच करवाता हूं। जब भी किसी भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, वो कंडीशन हमारा रेजोनेंस कंडीशन कहलाता है। ठीक है, उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन बोला जाता है। डेली लाइफ में और कहाँ यूज किया जाता है, जैसे तुम्हारे घर पे टीवी टीवी होगा। टीवी में पहले के जमाने में देखा होगा, उसमें वो आता था, नॉब आता था, इसको घुमा करके हम लोग चैनल सेट करते थे। चैनल सेट किया जाता था। देखो, टीवी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, और सैटेलाइट से जो भी वेव्स आ रही हैं वो उसके अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो मैं क्या करता था, नॉब को घुमा करके मैं दोनों की फ्रीक्वेंसी को मैच करता था। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी और जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी आ रही है, दोनों फ्रीक्वेंसी जहां पर मैच करता है वहां पे हमें क्रिस्टल क्लियर आवाज आती है। टीवी हमको जो भी दिखता है वो भी बढ़िया दिखेगा। जैसे एफएम में, एफएम में कार वगैरह में एफएम होता है, उसमें क्या होता है, बटन दबा दिया, अपने आप वो ऑटो ट्यून करता रहता है। ठीक है, ऑटो ट्यून करता रहता है। तो मान लो अ, कोई रेडियो चैनल है जिसका 99.1 मेगाहर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी वो दे रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को वहां ला करके मैच करवाते हैं। जैसे मैच करता है, ऐसा नहीं है, जैसे मान लो 99.1 अगर किसी का फ्रीक्वेंसी है, 99.1 पे कोई रेडियो चैनल है जिस पर गाना बढ़िया बजेगा, तो 99.0 पे ही बजता है, लेकिन हल्का हल्का बजेगा। 99.2 पे ही बजेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बजेगा, लेकिन हल्की हल्की आवाज आएगी और उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस आएंगे। लेकिन जैसे इस पर तुमने मैच करवा दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज आएगी, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, सोर्स की फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर चुकी हैं। और मैच करते ही क्या होगा, मैच करते ही रेजिस्टेंस मिनिमम हुआ, रेजिस्टेंस मिनिमम हुआ तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हुआ इसका मतलब मैक्सिमम पावर का जनरेशन हो रहा है और हमको अच्छे से आवाज सुनाई देगी। अरे बात समझ में। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल में भी यही काम होता है, मोबाइल में भी यही काम होता है।
जितने भी सिग्नल वाले डिवाइसेज होते हैं उस सब में ये काम होता है। ठीक है, रेजोनेंस का ही यूज किया जाता है उसमें। अब समझना जरा बात को। एक्सल हमारा क्या होता है? एक्सल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। और एक्सी क्या होता है सर? 1/ओमेगा सी। क्या एक्सल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है एंड एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है ना? तो अब इसको हम लोग तराजू जैसा समझ सकते हैं कि अगर मैं ओमेगा की वैल्यू मिनिमम अगर रखता हूं मैं, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू को मिनिमम रखता हूं मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम रखूंगा तो एक्सल मिनिमम होगा, क्योंकि एक्सल क्या है हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा और एक्सी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। मिनिमम जब मैं रखूंगा तो उस समय पे एक्सल क्या होगा? मिनिमम होगा एंड एक्ससी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं इस तरह से मान सकता हूं ये हमारा एक्सल है मिनिमम पे और ये हमारा एक्सी है मैक्सिमम पे। अब मैं ओमेगा को बढ़ा रहा हूं, मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा तो अब क्या होने वाला है? ओमेगा बढ़ाऊंगा तो एक्सल बढ़ेगा, ये एक्सल था ये एक्सी था। अब क्या होगा? ओमेगा फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, जो ट्यूनिंग करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं मैं, तो ये क्या होगा? ये बढ़ेगा अब और ये घटना स्टार्ट होगा। ये बढ़ेगा ये घटेगा ये बढ़ेगा ये घटेगा और एक समय ऐसा आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने क्या बोला? ओमेगा आर बोला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला। जहां पे एक्सल बराबर एक्सी, ट्यूनिंग करते हैं हम लोग तो एक की वैल्यू को बढ़ता है, एक की वैल्यू घटती है। बात समझ आ रही है? एक की वैल्यू बढ़ेगी एक की वैल्यू घटेगी और एक समय ऐसा आएगा दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो गए। जैसे ही बराबर हुआ हमारा ये नेट जो रेजिस्टेंस है जिसको हम इंपीडेंस बोलते हैं वो मिनिमम हो गया। मिनिमम होते ही करंट अब क्या हो जाएगा? जेड मिनिमम कितना हो जाएगा? आर के बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर हो चुके हैं। ठीक है, दो इक्वल क्वांटिटीज को सेपरेट करेंगे जीरो ही होता है, आर हो गया। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मिनिमम हुआ तो जैसे ही मिनिमम करंट होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस होगा तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम जाने वाला है। ये करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, करंट हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अब इसका ग्राफ पूछता है, बस 2 मिनट का है। ग्राफ इसका पूछता है करंट वर्सेज, करंट वर्सेज किसका? फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। करंट वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछता है। ठीक, ग्राफ कैसे बनाया जाएगा? बोर्ड में ग्राफ पूछा गया है कई बार। मान लो इस एक्सिस पे मैं फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा हूं और इस एक्सिस पे मैं करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां पे कहीं पे हमारा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर बीच में बना लेते हैं इसको। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सबको पता है मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा कि नहीं? एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द एलसीआर सर्किट। तो मैक्सिमम मैं मान लेता हूं यहां पर है कहीं पर आई नॉट, ऐसा कुछ होगा। अब उसके बाद से अगर मैं फ्रीक्वेंसी इधर करता हूं, सपोज डेट ओमेगा 2 है और इधर फ्रीक्वेंसी मैं ओमेगा 1 लेता हूं, हल्का भी मैं फ्रीक्वेंसी को डिफ्लेक्ट करूंगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहां पे बेल शेप का फिगर बनता है हमारा, इस तरीके से कुछ बेल शेप, इस तरीके का ग्राफ हमारा बनता है। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट है और जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को कम करूंगा सर करंट की वैल्यू क्या होगी? कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये मान लेता हूं मैं किसी एक रेजिस्टेंस पे है, सपोज करो ये हमारा रेजिस्टेंस R1 पे है, रेजिस्टेंस R1 पे ये है। अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा देता हूं, अगर मैं रेजिस्टेंस को, जैसे हमने वही फॉर्मूला क्या पढ़ा, जेड मिनिमम इज इक्वल टू आर होता है कि नहीं? अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, सपोज करो किसी सर्किट में मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो क्या मैक्सिमम करंट की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ई नॉट बाई जेड मिनिमम पढ़ते हैं या आर पढ़ते हैं कि नहीं? अगर मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो सर क्या मैक्सिमम करंट की वैल्यू ड्रॉप कर जाएगी कि नहीं? इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाया तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके का। ये रेजिस्टेंस R2 पे मान लेता हूं और R2 इज ग्रेटर देन R1 है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तुम तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। इस तरीके से करके कई सारा ग्राफ बना करके देता है, कई सारा ग्राफ बना के देगा। मान लो ये R3 इज ग्रेटर देन, जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा मैक्सिमम वैल्यू की करंट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसको I0 1 बोल देता हूँ, इसको I0 2 बोल देता हूँ और इसको मैं I0 3 बोल देता हूँ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि मैंने सोर्स को चेंज नहीं किया है, मैंने
ईएमएफ का जो सोर्स था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ही लगा रहा हूं मैं, सिर्फ मैं रजिस्टर की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं। रेजिस्टेंस अगर बढ़ाता जाऊंगा मैक्सिमम करंट की वैल्यू ड्रॉप करती जाएगी और हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलने वाला है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है ये ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को बना लेंगे सब लोग।